नमस्कार, चैनल 24 प्लस के लाइव शो मैडिटॉक में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर सप्ताह हम एक नए विषय के साथ आते हैं और एक नए डॉक्टर के साथ आते हैं और आपसे नए विषय के बारे में बात करते हैं। हमारी शारीरिक समस्याएं जिनको लेकर हम बेहद परेशान रहते हैं अलग अलग तरह की होती है। अगर हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमारा रूटीन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ छोटे डिजीज़ होते हैं, कुछ बड़े डिजीज़ होते हैं। कभी कभी हम अपनी लापरवाही की वजह से समस्याओं को न्योता देते हैं और हर बार इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपना ये शो लेकर आते हैं जिसमें हम आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ वेल्थ के बारे में बात करते हैं। आज एक बार फिर हम एक नया विषय लेकर आए हैं। कोविड ने हम सबको हिला कर रख दिया है। अगर कहा जाए कि लास्ट ईयर से जो अनुभव चल रहा है बहुत ख़राब चल रहा है और हर बार हम सजग रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या हमारी लापरवाही है, क्या हमारी अज्ञानता है, या ऐसा कुछ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो कोविड से ज़रूर जुड़ा है, लेकिन कोविड के साथ जिससे जुड़ा है वो है महिला। और ख़ास तौर पर जब एक महिला गर्भवती होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो कोविड को फेस कर ले, या इस वक्त जब कोविड का इतना ज़्यादा असर हमारे बीच चल रहा है, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को किस तरह ध्यान रखना है, क्या करना है, किन चीज़ों से सजग रहना है, किस तरह सावधानी रखनी है, उन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और उन सब के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आप गायनी हैं, स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। आज उनसे हम विस्तार में बात करेंगे कि जब कोविड हो जाए और ख़ासतौर पर महिला को जब वो गर्भवती हो तो इन समस्याओं से कैसे सुलझाया जा सकता है, इन समस्याओं को कैसे, इन समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है। मतलब वो सब बातें आज हम करने वाले हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई समस्या है तो आप भी उनसे बात कर सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहा है, जब तक आप हमें कॉल करें हम मैम का यहाँ पर वार्मली वेलकम करते हैं। मैम, आपका वार्मली वेलकम है। नमस्कार। आज खास एक विषय लेकर आए हैं हम महिलाओं को लेकर, वो भी कोविड और प्रेग्नेंट महिला को लेकर। तो ये विषय अपने आप में बहुत गंभीर है, तो उसके लिए आप यहाँ वक्त निकाल कर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर जब, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिम्मेदारी वाला एक पदभार चला रहा है, एक उत्तरदायित्व है और उसको निभाते हुए वक्त निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम, जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि आज हम कोविड को लेकर बात करने वाले हैं, लेकिन ये अदर सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है कि कोविड गर्भवती महिला को अगर हो जाए तो उस बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम आपसे ही पूछ लेते हैं कि कोविड को लेकर आपकी क्या राय है, कि क्या माहौल चल रहा है, अब स्तर नीचे गिर रहा है, वापस स्तर आएगा, या फिर क्या तैयारी करके सब आम आदमी को रखनी चाहिए। देखिए, पिछले साल से हम लोग कोविड झेल रहे हैं जी। पिछले साल हमने फर्स्ट वेव देखी कोविड की, अभी वो जैसे तैसे गई तो अभी दूसरी वेव फिर से शुरू हो गई जी। और उस पिछली वेव में जो था लोग संभल गए थे फिर भी, लेकिन अभी दूसरी वेव में जो है ऑक्सीजन की कमी, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं। इवन प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, पिछले साल जो गर्भवती महिलाएं थी उनमें कम देखा गया था कोरोना, इस बार जो है काफ़ी देखा गया है और उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी देखे गए हैं। तो ओवरऑल जो देखा जाए, अब जो है अब तीसरी वेव लहर का अब जो सस्पेक्ट बताया जा रहा है, जी, बताया जा रहा है, और जो बच्चों को इफेक्ट करेगी ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को भी तो प्रेग्नेंट वुमेन को तो, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए तो रिस्क है ही। तो जो है जो तीसरी लहर का हम जो सस्पेक्ट कर रहे हैं बाकी। जी। अच्छा, आपने अभी कहा कि महिलाओं में कॉम्प्लिकेशन आए हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं। हाँ। वो कॉम्प्लिकेशन किस तरह के हैं? देखिए, जनरली अगर देखा जाए तो प्रेग्नेंट जो औरतें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें उनमें कोरोना का रिस्क कम है, मतलब कोरोना होने का रिस्क कम है। ऐसा क्यों मैम? मतलब मैं एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन बोल रही हूँ, जनरल पॉपुलेशन। बाकी अगर जो प्रेगनेंसी जो होती है उसमें क्या, जो माताएं होती हैं उनकी जो इम्यूनिटी है जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें जो सिवियर डिसीज़ है, मतलब जो सिवियरिटी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क और कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। जी। तो ऐसा जनरल इन्फेक्शन का कम है कि मतलब उनमें जो है 2/3 जो महिलाएं हैं वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ में कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ना, जो हम कहते हैं, मतलब अस्पताल में एडमिशन या फिर आईसीयू एडमिशन, उसके रिस्क बढ़ जाती हैं। गर्भवती महिलाओं में कॉम्प्लिकेशन अगर इस तरह के हैं तो ये कैसे जस्टिफाई होगा कि उनके अंदर कोविड के सिम्टम्स हैं? क्या वो सिंपल प्रोसीजर जो दूसरे लोगों के लिए होता है डायग्नोस करने के लिए, वही महिलाओं के लिए भी होता है? अगर गर्भवती महिला, अगर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनमें जो सिम्टम जो होते हैं, हम जो बोलते हैं, जो जिनसे हम पहचानते हैं, तो वही होंगे उनमें, सर्दी जुकाम बुखार, सांस फूलना वगैरह जो होता है, वही सिम्टम्स होंगे। लेकिन वो जो है उनमें क्योंकि बेसिकली क्या होता है
कि बच्चे का प्रेशर होता है ना, जी, जो जी। लंग्स पे, फेफड़ों पे, लंग्स, तो उस पे उनसे सांस और उसमें तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसलिए उससे कॉम्प्लिकेशन, उनमें सांस लेने की तकलीफ होती है, डिस्निया जिसे कहते हैं। जी। तो इसकी वजह से जो है पूरे 9 महीने तक खींच पाना उस प्रेगनेंसी को वो मुश्किल हो जाता है, और साथ में बच्चे पे भी असर होने का रिस्क रहता है। जी। तो इसलिए प्रेगनेंसी में थोड़ा रिस्क है कोरोना की वजह से। जी। अच्छा, प्रेगनेंसी में इस चीज़ का रिस्क शुरुआती महीनों में या जो आखिरी 9 महीने जब खत्म होने वाले होते हैं, डिलीवरी टाइम होता है, क्या कोविड के जो चांसेस हैं खतरे के, वो किस वक्त सबसे ज़्यादा होते हैं? मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, जी, जी। 9 महीने तक, तो कोरोना का रिस्क बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क और बाद में फिर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क दोनों ही बढ़ जाता है। जी। मेरा एक सवाल और है कि जब अभी ड्यूरिंग कोविड क्या हो रहा था कि सबको मोस्ट ऑफ एक ही प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था कि आप इस प्रिस्क्रिप्शन को लो, और इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं हर बार कहती हूँ कि हमारे घर में हर दूसरे घर में एक डॉक्टर है, तो वही प्रिस्क्रिप्शन दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे थे। तो क्या जब महिला प्रेग्नेंट होती है और वो कोविड को फेस कर रही है, तो क्या उस वक्त उसका प्रिस्क्रिप्शन भी वही रहता है जो आम लोगों का रहता है, या कुछ फिर अलग? नहीं, देखिए, जो आम लोगों को जो दवाइयाँ देते हैं वो हम प्रेग्नेंट औरतों को नहीं दे सकते। जी। क्योंकि कुछ दवाइयाँ तो दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप, कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, उसको कुछ भी सिम्टम लगता है, कोरोना जैसा लगता है, सर्दी जुकाम बुखार है, सांस नहीं ले पा रही है, तो उसके लिए वो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करे, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाए, और साथ में कोरोना जो कोविड स्पेशलिस्ट है, मेडिसिन वाले फिजिशियन को, उनको भी कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दवाई आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। आपको उसके लिए प्रॉपर एक कंसल्टेंट ओपिनियन चाहिए बेसिकली। लास्ट 2 वीक्स में हमारे कुछ डॉक्टर्स स्टूडियो में आए थे, और कुछ कॉलर्स ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमें स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। या तो फिर वो ये कहते हैं, या तो कहते हैं हमें कोई इशू नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ये सिम्टम आ रहे हैं। अगर महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं में ये सिम्टम आए और वो अनकम्फर्ट नहीं है बिल्कुल भी, हेल्दी वेल्दी दिख रही हैं, तो क्या ये खतरा फिर भी है बच्चे को या महिला को? मतलब देखिए, अब जो ये जो सिम्टम है कि अगर स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रही है, ये बहुत कम है। मतलब सिर्फ 8% जनता में देखा जाता है। मतलब 100 में से अगर आप कहें तो 8 रेशियो बहुत कम है, बहुत कम में रेशियो है। लेकिन अगर उसके अलावा उनको कोई और सिम्टम नहीं है, फिर भी उनको कंसल्ट तो करना जरूरी है। एक बार तो उनको दिखाना पड़ेगा कि मुझे इसके अलावा, और उनको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है। मतलब ओवर द टाइम ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनको और बाकी सिम्टम तो नहीं आ रहे, और कोई तकलीफ बढ़ तो नहीं रही है वगैरह, क्योंकि इसका असर क्योंकि माँ पे भी है, बच्चे पे भी है, तो हमको टेस्ट वगैरह करके तो देखना ही पड़ेगा। जी, एक कॉल ले लेते हैं मैम। हेलो हेलो जी, नमस्ते। मैं ये पूछ रहा था कि इसमें डिलीवरी, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, या जैसे बच्चा छोटा है, दूध पी रहा है, तो वो भी वैक्सीन लगवाए, या उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा? अपना नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम शंकर। जी शंकर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। इनके सवाल का जवाब। हाँ शंकर जी, आपकी जो रिलेटिव हैं, जो महिला हैं, वो कितने प्रेग्नेंट हैं अभी? अच्छा, इन्होंने मैम ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछा है एक नज़रिए से कि अगर महिला प्रेग्नेंट है तो वैक्सीन किया जा सकता है, या बच्चा फीडिंग कर रहा है तो वैक्सीन किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। पहले जो है स्टार्टिंग में ये था कि ऐसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली थी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, मतलब जो बच्चे को दूध पिला रही हैं या प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनको वैक्सीन हम नहीं दें, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो ट्रायल्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, उसमें इनके ऊपर रिसर्च ज़्यादा नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट पहले डर रहे थे कि मतलब उनको ना दिया जाए, पहले जनरल पॉपुलेशन को दिया जाए। लेकिन ओवर द टाइम अभी देखा गया है कि जो कोरोना से जो रिस्क है, जो माता को, जो मतलब जो दूध पिला रही हैं या फिर बच्चे को, या जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं, सबको रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो उसका वैक्सीन का बेनिफिट। तो इसलिए वैक्सीन को ओवरऑल देखते हुए मतलब वैक्सीन का फ़ायदा ज़्यादा है, मैं ये कहना चाहती हूँ। वैक्सीन का फ़ायदा ज़्यादा है, जबकि कोरोना से रिस्क के कंपेयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम वो रिस्क ज़्यादा लेना। हाँ, तो बेसिकली ऐसा है कि तो ये अभी रिसेंटली, अभी 1 महीने के अंदर ही ऐसा बोला गया है कि जो भी प्रेग्नेंट औरतें हैं या फिर जो दूध पिला रही हैं माताएं, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, सबको वैक्सीन दिया जाना चाहिए। और प्रेग्नेंट औरत को भी कभी भी वैक्सीन दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहली तिहाई या दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही, आप कभी भी उसको वैक्सीन लगा सकते हैं। इवन जो दूध पिला रही हैं वो भी बिल्कुल वैक्सीन मतलब लगाना ही चाहिए जी। मतलब लगा सकते नहीं, लगाना ही चाहिए। तो अब गवर्नमेंट गाइडलाइंस में भी आ गया है कि सबको वैक्सीन देनी है,
सारी प्रेग्नेंट औरतों को भी देनी है और जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको भी सबको देनी है। अच्छा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके साथ तो बड़े सारे इशू होते हैं कि बीपी लो हो गया या हाई हो गया या बेचैनी है, घबराहट है, उस टाइम पे क्या वैक्सीन करवाना सही रहेगा, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब अगर देखिए अब ये जो है बेसिकली क्या है, जिसको बीपी है या घबराहट है या जिनको भी डायबिटीज़ है या जिनको भी रिस्क है, तो उनको अगर कोरोना से सिवियर डिसीज़ के रिस्क भी ज़्यादा है, मतलब तो उनको भी वैक्सीन तो लगानी ही है, मतलब उससे कम से कम उसका रिस्क कम है तो कम हो जाएगा अच्छा, बेसिकली। बिल्कुल जी। अच्छा, प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, अभी कोविड का भी टाइम चल रहा है और वैसे भी अगर महिलाओं को इम्यून पावर बढ़ाना हो तो डाइट में क्या मेंशन करना चाहिए? समझ लीजिए अभी कोविड का टाइम है, इसी वक्त प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो जनरल प्रिकॉशंस है, जनरल जो है उनको जो है डबल मास्क पहन के रखना है, हमेशा डबल मास्क पहन के रखना है, हाथ धोने हैं बार बार, जो जनरल कोविड के प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। और ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी है, मतलब कि जो भी भीड़ भाड़ का एरिया है तो वो सब अवॉइड करना है। अब जैसे डिलीवरी होती है तो उसके बाद काफ़ी रिश्तेदार आते हैं, मिलने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, घर में आते हैं, तो वो सब अवॉइड करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक रिश्तेदार रहे, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों को खतरा है, तो वो वैसा करना है। बाकी तो जितना अच्छा खा सकती हैं, अच्छा मतलब हाई प्रोटीन डाइट खाना है, इम्यून पावर बढ़े बेसिकली। जो भी मतलब जो भी प्रोटीन, दालें हैं, अगर आप चिकन मीट खाते हैं तो वो खाइए, आप एग्स खाइए, ठीक है। बाकी जो भी प्रोटीन वाली है, जो भी खून बढ़ाने की चीज़ें हैं, गुड़ खाइए आप, मतलब जो और बाकी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है। गुड और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब ताज़े फलों और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, उस टाइप्स रखना जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़े। और अगर हो सकता है तो ताज़ी हवा में सांस लें, सुबह प्राणायाम करें वगैरह जो हम कहते हैं जी। अच्छा, एक कोविड पॉजिटिव महिला के बच्चे को जो उसके पेट में है, कितना खतरा रहता है कोविड से? देखिए, बेसिकली जो है 95% ऑफ द फीमेल्स, मतलब 95% गर्भवती महिलाओं में कोई बच्चे को कोई रिस्क नहीं होता, बिल्कुल आराम से डिलीवरी और सब निकल जाता है। लेकिन जो है 1 से 5 में कई बार ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब बच्चे में, और वो भी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि बच्चे की डिलीवरी ज़्यादा जल्दी होने का रिस्क हो जाता है, मतलब जो हम कहते हैं 7वें 8वें महीने में बच्चे की डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली अगर महिला को कोरोना हो गया तो उसको वो सांस लेने की तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से जल्दी डिलीवरी करवानी पड़ती है। अच्छा। ताकि माँ को तकलीफ ना आए, इसलिए तो उस हिसाब से जो है सिजेरियन और ये बच्चे की जल्दी डिलीवरी का रिस्क रहता है। और अगर बच्चे की जल्दी डिलीवरी हो जाती है तो बट ऑब्वियस फिर बच्चे का थोड़ा बच्चे पे रिस्क आ जाती है, क्योंकि वो जो 9 महीने का बच्चा जितना मैच्योर होता है, जो जितना डेवलप हो जाता है, उतना नहीं हो पाता 7-8 महीने का। अच्छा, 7-8-9 महीने की बात करें तो इसमें अगर कोविड हो जाता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन अभी किसी को 1 महीने की प्रेगनेंसी है तो क्या उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आम लोगों की तरह ही चलेगा? बिल्कुल, उसका ट्रीटमेंट आम लोगों के उसका ट्रीटमेंट आम लोगों की तरह ही चलने वाला है। उनमें कोई ऐसा जनरली देखा नहीं गया कि ऐसे कोई रिस्क है या कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल आराम से प्रेगनेंसी निकल जाती है। और 2/3 मतलब 95 to 98% में तो बिल्कुल कोरोना आराम से निकल जाता है। 1-2% में होता है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या रिस्क होती है जी। अच्छा, एक प्रेग्नेंट महिला अगर वैक्सीन लगवाने जा रही है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो उनको वही जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क, हाँ, सैनिटाइजेशन, मास्क जो अपना है, ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी है अपना। और बाकी रजिस्ट्रेशन अपना जो जैसे कोविन पोर्टल पे रजिस्टर करके जैसा वो गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, तो आजकल तो प्रेग्नेंट वुमेन को आराम से लग रही है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। अच्छा मैम, जैसे कोविड के डोज होते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो अगर हम एक प्रेग्नेंट महिला ने फर्स्ट डोज लगवा ली है, तो उसके कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो लगवा सकती है? और अगर उस टाइम ड्यूरेशन को उसने मिस कर दिया है तो फिर पहले डोज का कितना असर रहेगा, या फिर उसे वापस फर्स्ट डोज लगवानी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट डोज के बाद 3 महीने के बाद सेकेंड डोज लगाई जा रही है जी। नहीं, सपोज अगर ये हो कि वो 3 मंथ पास आउट हो चुके हैं और किसी कारणवश वो नहीं लगवा पाई, तो क्या उन्हें पहला डोज वापस रिवाइंड करना पड़ेगा या फिर लगेगा सेकंड डोज ही? नहीं, लगेगा सेकंड डोज ही लगेगा जी। हाँ, तो वो लगवा सकती हैं अगर, अब जैसे किसी को भी अगर प्रेगनेंसी में भी कोरोना हो। एक कॉल ले लेते हैं मैम। हेलो, ओके, डिस्कनेक्ट हो गया जी। हाँ, अगर किसी को प्रेगनेंसी में भी कोरोना हो गया है तो फिर वो डिलीवरी के बाद भी लगवा सकते हैं। हाँ, डिलीवरी के बाद भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। कितने वक्त बाद मैम? डिलीवरी के इमीडिएट बाद लगवा सकते हैं। अच्छा, कोई इशू नहीं है जी। और किसी महिला को क्या 1 से ज़्यादा बार कोविड हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आजकल डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स देखे जा रहे हैं आजकल, तो वो डेल्टा वेरिएंट बोला जा रहा है जो काफ़ी 1000 टाइम्स मोर इन्फेक्टिव, मतलब
100,000 गुना उसकी इन्फेक्टिविटी है। तो उस तरह अगर इसलिए तो सबको वैक्सीन दी जा रही है कि बेसिकली अगर थर्ड वेव आती है तो उसमें कम से कम प्रोटेक्शन तो रहेगा। तो अगर कोरोना का अगर नया स्ट्रेन आता है जो बहुत ही डेडली है या तो फिर उससे इन्फेक्शन होने के रिस्क तो सबको ही बढ़ जाएंगे। जी। मेरा एक सवाल और ये है कि अगर महिला कोविड पॉजिटिव है और बच्चा फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो फिर क्या किया जा सकता है उस वक्त? कैसे बच्चे का एक देख रेख एक माँ कर सकती है जबकि वो खुद कोविड पॉजिटिव है? देखिए, जब भी अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो उसको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है जी। दूसरा चीज़ है कि जो माँ है वो मास्क पहने, हमेशा डबल मास्क पहन के रहे जी। और बस फीडिंग के टाइम पे बस बच्चे को ले अपने साथ में कांटेक्ट में रखे, लेकिन फीडिंग बंद नहीं करनी है। अच्छा। हाँ, फीडिंग कंटिन्यू रखनी है बच्चे की और अपना डबल मास्क रखे, बाकी सब सैनिटाइज करके, हाथ सब सैनिटाइज करके, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके फिर वो बच्चे को फीड कर सकती है जी। मेरा एक सवाल और है कि अगर आज हम बात कोविड और प्रेगनेंसी महिलाओं की कर रहे हैं तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है या ऐसे कौन से खास बिंदु हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे महिलाओं का, जो अगर कार्यक्रम देख रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो किन चीज़ों पे खास तौर पर ध्यान रखें ताकि उनको ये चीज़ समझ आए कि कोविड से डरने की नहीं, सजगता की ज़रूरी है? ऐसे क्या खास बिंदु हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि कोविड से डरने की नहीं, सजगता की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उन्हें जो भी जनरल प्रिकॉशंस हैं, जैसे मैंने कहा डबल मास्क पहन रहा है, सैनिटाइजेशन करके रहना है, ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी है, भीड़ भाड़ की जगह नहीं जानी है, अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखना है और इसमें जो भी है अच्छा खाना है, गुड न्यूट्रिशन, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, दालें लेनी है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेनी हैं और जहाँ तक हो सके जो भी अपनी जो दवाइयाँ हैं, जो आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, वो सब कंटिन्यू रखने हैं और अपने गायनेक जो हैं उनसे रेगुलर कंसल्ट करते हैं अपने जो जिनको दिखाते हैं जी। अच्छा, अब मेरा सवाल प्रेग्नेंट महिलाओं से ही जुड़े हुए हैं लेकिन वो कोविड से थोड़ा हटके हैं। हाँ जी। महिलाएं शादी के बाद जिम्मेदार हो जाती हैं और वो अपना सोचना बंद कर देती हैं, घर का ज़्यादा सोचती हैं, तो उस चक्कर में वो अपने आप को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देती हैं और उस वजह से सबसे ज़्यादा इश्यूज मेडिकल में देखा जाए महिलाओं के साथ आते हैं। ये भी कहा जाता है कि महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं तो एक फिजिकली इंटरनली उनके अंदर डिस्टर्बेंस आना स्वाभाविक है, जो बाद में उन्हें परेशान करेगा। तो मैं चाहती हूँ एक मैसेज महिलाओं को जरूर दें जो लापरवाह हो गई है खुद को लेकर कि हम दूध नहीं पियेंगे, हम नहीं खाएंगे, बच्चे पहले प्रेफरेंस करती है, जबकि वो ये नहीं समझ पाती कि शायद उनका अच्छा रहना ही परिवार को आगे बढ़ाएगा। तो मैं एक चाहती हूँ एक प्यारा सा मैसेज आप महिलाओं को दे जो खुद को प्यार नहीं कर रही हैं परिवार से ज्यादा, तो मैं चाहती हूँ वो खुद को साथ लेकर चले। तो जरूर आप इतने वक्त बाद एक फीमेल डॉक्टर आज हमारे यहाँ आई है, तो मैं चाहती हूँ वो भी गायनी, तो मैं चाहती हूँ ये मैसेज उन सभी महिलाओं को जाना चाहिए जो घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक फीमेल जो है, एक महिला जो है अपने आप को शादी के बाद बिल्कुल ही भूल जाती है जी। उसको नहीं होश रहता कि शायद मेरी के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना बंद कर देती है, परिवार पहले हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगी आप दूसरों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। अगर आप अपना ख्याल ज़्यादा रखेंगी तो शायद आप उनका ख्याल और बेहतर रख पाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो है मुझे लगता है कि आजकल जो फीमेल्स को है, आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, सब कुछ है, तो उस हिसाब से सुबह उठ के मुझे लगता है कि योगा प्राणायाम पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए, बिल्कुल अपनी हेल्थ पे। अब कई बार क्या होता है, शादी के बाद महिलाएं अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देती है, उनका वजन बढ़ते चला जाता है, उसके चक्कर में उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दुनिया भर की स्ट्रेस जो होता है, इतनी सारी बीमारियां डेवलप होने लग जाती हैं। तो वो उस पर उनको फोकस करना है अपने ऊपर और अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। दूध है, कैल्शियम है, मतलब जो है कैल्शियम आयरन की जो चीज़ें हैं, मतलब अपने खाने पीने पे, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इन सब पे बिल्कुल फोकस करके अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपने घर वालों का ध्यान रख पाएंगे जी। मेरा एक सवाल और है, बहुत स्वाभाविक सा सवाल है कि एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है सीजर। आजकल तो ये हो गया कि सीजेरियन बच्चा पैदा करने के लिए भी ये वाकई में मानसिकता देखने में आती है कि मुहूर्त निकाला जाता है कि उस दिन जन्माष्टमी है और हम चाहते हैं कि उस दिन आप सीजेरियन कर दें। क्या वाकई में एज ए डॉक्टर मैं आपसे इस नज़रिए पे बात करना चाहूँगी, ये कितना सही, कितना सार्थक है? एक साधारण डिलीवरी होना ठीक है, वो वक्त आया और हो गई, और जब बात डिसाइडेड हो जाता है कि नहीं इनको सीजर ही करना है, थोड़ा अपवाद है इसमें लेकिन ऐसा होता है कि वक्त मुहूर्त देखकर कि हम अब सीजर करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है हॉस्पिटल में। हमारे पास कितना और हमारे पर कितना रिलेटिव्स प्रेशर डालते हैं कि नहीं हमें तो उस 5:55 में ही बेबी आना चाहिए क्योंकि हमें पंडित जी ने कहा है। अब ये तो बिल्कुल ही अननेचुरल है, मतलब
मतलब इसका मतलब तो ये है कि आप भगवान बन गए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, सही, आपने बिल्कुल। डिसाइड कर लिया कि बच्चे की यही कुंडली बननी चाहिए ताकि वो 5-55 पे आए। बिल्कुल है ना, लेकिन बिल्कुल अब सही। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल, नहीं हो बिल्कुल। सकता, ये सरासर गलत है। अब ये जो है हमारी इंडियन सोसाइटी की बस ये है, चलन है कि पंडित को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, Preference डॉक्टर देते को पीछे कर देते हैं बिल्कुल कि सही भैया है। तुम उसी टाइम। तो आप भी मतलब से डिसएग्री करती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बहुत ही सरासर कभी गलत ऐसा है। होता है आपके साथ कि बिल्कुल आकर हुआ बोला है, जाता है? 4:55 पे डिलीवरी करवाई गई है। अच्छा, आपको करना भी पड़ा है मतलब? तो करना पड़ता है। Naturally, हाँ, फिर जब family घर का वाले सब- बोल रहे हैं कि बिल्कुल। नहीं, अब जो बेचारी जो माता है, जो महिला है, उसको तो साइडलाइन कर दिया जाता है, उससे तो पूछा भी नहीं जाता। जी। उससे कह दिया कि नहीं बस वो उसने कह दिया कि हम तो सिजेरियन करवाएंगे। घर वालों ने बोल दिया ठीक है, टाइम निकालो, पंडित जी से पूछा और बस 12 बजे रात को 4 बजे, ये बहुत ही आजकल बहुत ही कॉमन हो गया, बहुत कॉमन। अच्छा, इससे जुड़ा एक और मेरे पास आज आप आई हैं, इसलिए मुझे मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ महिलाएं हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि एक वक्त था, पुराना वक्त, जब महिलाएं खेतों में काम करते करते बच्चों को पैदा कर देती थी। वो वक्त अलग था, हवा पानी सब कुछ अलग था। आज हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि हम फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि हम वेट करना चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो पेन बर्दाश्त करना किसी भी महिला के लिए संभव हो जरूरी नहीं है। तो उस वक्त वो प्रेफर करते हैं सीजर करना, और वो डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं। और एक मानसिकता बन गई है कि डॉक्टर्स को अर्न करना है तो दे सजेस्ट कि हम सीजर करें, जबकि ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर भी अपना जिम्मेदारी निभाते हैं और जहां नीडी होता है वहीं पर सीजर को प्रेफर करते हैं। लेकिन मानसिकता महिलाओं में होगी कि दे डोंट वांट टू काइंड ऑफ पेन, वो नहीं देना चाहती। तो आप ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती? मैं चाहती हूँ आप मैसेज दें उनको कि जो नॉर्मल पेन होता है उसे बर्दाश्त करने के बाद उनको क्या एडवांटेज रहते हैं और सीजर करने के बाद क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तकलीफें उनको झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी करवानी है जी। मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग माइंड, पहले ये था कि औरतों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो काम करती रहती थी और उनकी डिलीवरी हो जाती थी, 8-10 बच्चे हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था, वो पल भी जाते थे। जी, बिल्कुल। आजकल एक बच्चा पालना अपने आप में मुश्किल है। जी हाँ। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आजकल जैसे काम करने वाली महिलाएं हैं, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी कुछ लोगों का होता है, अगर मुझे करवानी है नॉर्मल डिलीवरी, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, एक मतलब मन में ये धारणा चाहिए कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी और मैं करवा सकती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि लास्ट में जाके शुरू से सोचती हैं, लेकिन लास्ट में जाके सबके हाथ पांव फूल जाते हैं कि भैया बहुत दर्द हो रहा है, हमसे नहीं होगा, हम बिल्कुल। या फिर वो आसपास, अब जैसे हमने जो देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आसपास औरतें रो रही होती हैं, दर्द से तड़प रही होती हैं, तो उनको देख के 1-2 तो ऐसी हो जाती है, डिमोरलाइज हो जाती कि हैं, हमसे नहीं होगा, हम तो डॉक्टर जी आप तो सिजेरियन कर दो। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए और साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। पूरी प्रेगनेंसी जो है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बच्चा पल रहा है तो आप सब कुछ छोड़ के बस खाने पीने पे लग जाएं और कुछ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो होते हैं जैसे ये होता है हाँ। कि अपने पेरेंट्स के घर जाके बच्चे आप नीचे झुक के पोछा मत लगाओ, झाड़ू मत लगाओ। नहीं, बिल्कुल आप सब काम कर सकती हैं, ठीक है। मैंने भी जब डिलीवरी करवाई थी तो मैं शाम में डिलीवरी हुई है, मैं सुबह तक काम कर रही थी जी। तो बिल्कुल आपको पूरे टाइम आप बिल्कुल नॉर्मल काम कर सकती हैं। बस ऐसा नहीं है कि आप भारी वजन उठा रही हैं, मतलब जो नहीं कर सकती वो उसको हटा के बाकी आप सब कुछ काम कर सकती हैं। आप घर का सारा काम करिए आराम से और कंफर्टेबली। आप जब आप डिलीवरी टेबल पे जाएंगे तो बेसिकली क्या होती है, जो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, जो नीचे पेल्विस जो एरिया है जहाँ से बेबी आता है, वो अगर खुल जाती है ना तो फिर आपको डिलीवरी में कोई तकलीफ नहीं आती। तो वो सब आप अगर पूरा काम करती रहेंगी पूरे 9 महीने तो आपको अपने आप ही डिलीवरी इजीली हो जाएगा। अगर लेकिन आप जैसे काउच पोटैटो जैसे कहते हैं, आप घर पे पड़े हैं बस टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं कि जी हमारे अंदर हम तो सिर्फ प्रेगनेंसी कर रहे हैं, ऐसा होगा तो फिर वो जरूर डिफिकल्ट आती है। हाँ। अच्छा, आफ्टर सीजर होने के बाद महिलाओं को कहा जाता है 6 महीने का बेड रेस्ट कीजिए, ज़्यादा वजन मत उठाइए। तो उस हिसाब से तो जो ऑर्डिनरी डिलीवरी वो ज़्यादा सही रहती है। तो आफ्टर डिलीवरी सीजर में जो होता है क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने में? देखिए मुझे लगता है सिजेरियन के बाद एट द मैक्स आप घर अगर हॉस्पिटल में 2-3 दिन हैं तो 3-4 दिन आप बेड रेस्ट पे ही रहते हैं बेसिकली। लेकिन उसके बाद आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना है कि आपको भारी वजन नहीं उठाना है, क्योंकि जो स्टिचेस होते हैं, जो टाँके होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो 15-20 दिन आप भारी वजन मत उठाइए, लेकिन आप 1 महीने बाद एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपना योगा, अपना जिमिंग, अपना नॉर्मल रूटीन आप फॉलो कर सकती हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज और अगर डाइट के साथ करेंगे तो वो जो कहते हैं ना कि पेट लटक जाता है और चर्बी लटक जाती है, वैसा भी नहीं होता है। जी।
मेरा एक सवाल और है कि बच्चे आज 6 महीने का होता है तब तक वो पानी तक नहीं पीता, उसे दूध पे ही डिपेंड रहना होता है। और ऐसे केसेस अब बहुत आने लगे हैं कि जो स्तनपान होता है वो बच्चों को पूरा पड़ता ही नहीं है, दूध पूरा पड़ता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? और महिलाओं को अगर अपने दूध की क्वांटिटी बढ़ानी है कि वो बच्चे को सफिशिएंट फीडिंग करा सके तो उसके क्या तरीके हैं? देखिए इसके लिए बेसिकली क्या है कि जैसे फीमेल की डिलीवरी होती है तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, एकदम से उसकी लाइफ जो है उलट पलट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या जो स्ट्रेस जो होता है, जो जिसे कहते हैं तनाव की वजह से जो क्या है बच्चे का दूध कम होने लगता है। कोई भी महिला जो है सब में कैपेसिटी होती है, अगर 9 महीने अगर उन्होंने बच्चे को रखा है तो वो स्तनपान कर सकती है और उसके अंदर इतना स्तनपान इतना जो है मिल्क आएगा कि वो अपने बच्चे का पूरा पेट भर सकती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो वाटर इनटेक बहुत, मतलब दिन भर में आपको 4 से 5 लीटर वाटर इनटेक करना है। वाटर है, फ्रूट जूसेस हैं, मतलब दिन भर में आप ये सोचिए कि अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके दूध पिलाने के जस्ट पहले उसको 2 ग्लास पानी पीना है और दूध पिलाने के जस्ट बाद भी 2 ग्लास पानी पीना है। उसको दिन भर में 1 किलो से 1.5 किलो दूध पीना ही है। मतलब लिक्विड डाइट जितना ज्यादा जाएगा, और साथ में जो डाइट में फ्रेश फ्रूट जैसे हम कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट, वो सब तो लेनी ही है क्योंकि अल्टीमेटली माँ से बच्चे को जा रहा है, बच्चे को वही मिलेगा जो माँ ले रही है। तो अगर माँ जितना अच्छा लेगी उतना ही बच्चे को मिलेगा, और जितना भी लिक्विड जितना ज्यादा इंटेक करेगी ना उतना ज्यादा दूध का क्वांटिटी मेंटेन रहेगा। जी जी। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, मेरा एक और सवाल है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, चाहे सीजर से चाहे नॉर्मल डिलीवरी से, एक चीज़ और चली आ रही है पुराने वक्त से कि महिलाएं फ्रूट नहीं खा सकती हैं, बेड पर लेटी हैं, दे कांट ईट फ्रूट, और उनको आप घी ज़्यादा खिलाओ और लड्डू ज़्यादा खिलाओ। तो मैं जानना चाहती हूँ ये कितना सही है? क्या फ्रूट जूस इन चीज़ को अवॉइड करना है? नहीं बिल्कुल, वो ऐसे कहते हैं। देखिए पुरानी मान्यताएं हैं कि बच्चे को ठंड लग जाती है, कहीं से ठंड आ जाती है और बच्चे को लग जाती है, तो ये सब गलत है, सरासर गलत है। ये सब पुरानी धारणाएं हैं, जब लोगों को कुछ पता नहीं था, कोई रिसर्च नहीं थी, सब अपने हिसाब से जो बूढ़ी महिलाएं कह देती थी वैसे मान लिया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। देखिए जितना फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से मतलब जो विटामिन्स मिनरल्स जो अच्छी चीज़ें हैं बच्चे को वही उन्हीं से मिलने वाली है, तो वो बिल्कुल लेनी है। आप ये है कि आप फ्रिज से मत लीजिए कि आप बिल्कुल ठंडा चिल्ड ले रहे हैं, बर्फ़ डाल के मत लीजिए, लेकिन आप नॉर्मल जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फल सब्जियां सब खाएं, तो उससे रफेज क्या होता है, फाइबर जो बोलते हैं ना, वो भी जाता है, जिससे महिला को जो कॉन्स्टिपेशन होता है कंटिन्यूसली पढ़न पे। एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, शायद फ़ोन में कुछ इशू हो रहा है। जी हाँ। तो बिल्कुल ले सकती हैं। और साथ में अब देखिए हर महिला का बिल्ट अलग रहता है। बेसिकली क्या होता है, किसी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ओबीस साइड पे होती है, किसी का वजन बहुत कम होता है, तो आप सब में वही डाइट दो कि सबको बहुत सारा घी खिलाओ, तो उससे। एक मिनट कॉल लेते हैं। हेलो मैम, प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगी? से बोल रहे हैं? जी सर। जी मैम। जी, वो डॉक्टर स्वाति अग्रवाल का इंटरव्यू आ रहा था उनसे। हाँ, अभी वो जी हाँ, वो अभी यहीं पर हैं। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अपना नाम बताएंगी आप? जी, मैं अंकिता बोल रही हूँ। जी अंकिता। मेरा क्वेरी था कि लेडीज को स्ट्रेच मार्क्स वगैरह बहुत हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, आपका कॉल अच्छा लगा, कॉल किया आपने, और सवाल भी बेहद अच्छा है। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी मैम। देखिए स्ट्रेच वाकई में ये होता है। हाँ, नहीं स्ट्रेच मार्क्स यस होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली क्या है कि आप कोई भी कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो भी है, आप प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से अपने जो है पूरे एब्डोमेन पेट के एरिया पे आप मसाज करते रहे, मालिश करते रहे शुरू से स्टार्टिंग से। नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या होती है, जो मांसपेशियां हैं, जो स्किन है, वो जो उसमें जो इलास्टिसिटी बोलते हैं, जिसमें जो खिंचाव वाली जो टेंडेंसी है, वो क्या होती है बेसिकली जो जिन्हें कहते हैं जो कोशिकाएं हैं वो टूट जाती हैं जी बेसिकली। लेकिन अगर आप उनकी रेगुलर मसाज और मालिश करते रहेंगे तो फिर वो उनमें लचीलापन आ जाता है, तो जिससे वो टूटती नहीं है, तो वो स्ट्रेच मार्क्स नहीं डेवलप होते। तो आप सुबह शाम करिए, कोकोनट कोई भी सादा नारियल का तेल है, या फिर कोई मॉइस्चराइजर है, अच्छा सा मॉइस्चराइजर हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल है, कोई सा भी ऑयल है, उससे मालिश करते रहे, मसाज करते रहे, तो वो डेवलप नहीं होंगे। लेकिन अगर ये मार्क्स हो जाते हैं
तो उसके बाद इसका कोई उसके बाद देखिए बेसिकली परमानेंट डैमेज तो हो चुका है। हाँ, तो बाकी तो फिर वो जो मतलब उसके बाद फिर वो प्लास्टिक सर्जरी वाले ही करते हैं कि वो स्किन रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर वो स्किन को टाइट कर देते हैं जी। जो तो मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो सावधानी तभी रखिए, जैसे ही आप गर्भ धारण करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि तेल की मालिश शुरू करनी है। हाँ, मालिश करते रहें सुबह शाम, रात में सोते वक्त, सुबह उठ के कभी भी आप करते रहें तो उससे लचीलापन आ जाता है, तो फिर वो नहीं आते हैं। जी। अब मेरा सवाल महिलाओं से लेकर ही है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो महिलाओं के लिए बेहद अहम है, कह दो कि माँ बनना भी उसी से संभव है। मेंस्ट्रुएशन को लेकर आजकल सब कुछ चेंज हो चुका है। एक वक्त हुआ करता था जब एक एज 15-16 साल में बच्चियाँ आती थी, वो मेंस्ट्रुएशन फेस करती थी। आजकल या तो डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और एज अ मदर अवेयरनेस नहीं रहती कि वो जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करे कि भाई मेरी बच्ची इतने साल की हो गई, उसे मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा। तो क्या मेंस्ट्रुएशन एक सही टाइम पर आने की आइडियल एज क्या है, और अगर नहीं आता तो एज अ मदर माँ की क्या भूमिका उस वक्त होनी चाहिए? देखिए, मेंस्ट्रुएशन जो है एक नॉर्मल फीमेल की लाइफ में होता ही है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग, मतलब होनी ही है। तो 11 से 12 मतलब जनरली जो देखा गया है 11 से 12 साल की जो बच्चियां होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म शुरू हो जाता है हर महीने का। लेकिन कई बार क्या होता है, ये डिले हो जाता है। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, क्योंकि अगर जैसे माँ की जो एज है उस पे बच्चे का एज बहुत डिपेंड करता है, या नानी की एज, या फिर बड़ी बहन का एज, मौसी की एज, उन पे काफ़ी डिपेंड करता है जो बच्चे की एज मेंस्ट्रुएशन की होनी चाहिए। लेकिन कई बार जैसे 11 से अगर 13-14 तक भी अगर मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तो ये मतलब नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद अगर डिले हो जाता है 14-15 साल या 16 साल तक जी, तो फिर उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। मतलब ये चिंता वाली बात है। अच्छा, और अगर मेंस्ट्रुएशन का एक आइडियल टाइम कितना ड्यूरिंग होता है कि उसी वक्त में महिला को, किसी को 5 दिन का होता है, किसी को 6 दिन का होता है? देखिए, ये जो ड्यूरेशन है ये भी जो है जेनेटिक ही है जी। किसी को 2 दिन भी होता है, किसी को 1 दिन में होता है, तो सफिशिएंट मतलब ब्लीडिंग हो जाती है। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन का अमाउंट से देखा जाए कि 80 से 100 ml ब्लीडिंग होनी चाहिए पूरे जो है 3 से 4 दिन में, किसी को 2-3 दिन में, तो उतना अमाउंट ब्लीडिंग हो जाती है, तो मतलब वो सफिशिएंट है बेसिकली। लेकिन अब ये भी बेसिकली जो मैं कह रही हूँ जेनेटिक है सब कुछ जी। जो भी इसका भी जो ड्यूरेशन है या फिर उसका अमाउंट है, सब जेनेटिक होता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आज हम बात ही एक गर्भवती महिला के बारे में कर रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ अगर कहा जाए महिलाएं कर रही हैं और वो हार्म भी करती हैं, और कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जो सरकार ने मार्केट में उतार रखी हैं जो महिलाएं ले सकती हैं अगर वो गर्भ धारण नहीं करना चाहती। तो जो मार्केट में प्राइवेट मेडिसिन हैं तो वो कितना इन चीज़ों को हार्म करती है? देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो मैं कहना चाहूँगी कि आप जो भी कोई भी गर्भ धारण नहीं हो उसके लिए पिल लेते हैं, तो मुझे लगता है केमिस्ट से एडवाइस लेने के बजाय आप अपने गायनेक को कंसल्ट करें। मोस्टली जो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ओपीडी में भी आते हैं, वो किसी केमिस्ट से ही, फार्मासिस्ट से लिखवा के और कोई दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर कंडीशन में हर फीमेल की बॉडी अलग होती है, उसके लिए जो दवाइयाँ चाहिए वो भी अलग होती है। तो वो जो है आप किसी प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे एडवाइस लेकर ही आप लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये हार्म करती हैं महिलाओं को? जी बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं किसी में। अब जैसे कोई महिला है जिसको किसी और दवाई की ज़रूरत है जी, लेकिन अगर उसे कुछ और दवाई दे दी फार्मासिस्ट, क्योंकि वो लोग उनके लिए तो ब्लैंकेट ट्रीटमेंट मतलब कि वो तो आंख बंद करके सबको वही दवाई देगा जी, वो थोड़ी पेशेंट की कंडीशन देखेगा या समझेगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर कोई और दवाई दे देगा तो वो उस पर असर नहीं करेगी, साइड इफेक्ट्स डेवलप होंगे, फिर वो ब्लेम किसी और पे आ जाता है जी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अवेयर रहना पड़ेगा। हार्मोन डिसबैलेंस ये एक महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है, इसका क्या समाधान है? देखिए, जैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल एक फ़ीमेल जो है प्यूबर्टी जिससे कहते हैं 11-12 साल से पूरे उसका मतलब 44-45 की उम्र तक पूरा हॉर्मोन्स का ही खेल है, शुरू से लेके अंत तक, मतलब जब तक मेनोपॉज नहीं आ सकता उसकी लाइफ में हर फेज में हार्मोन्स का चेंज होता है और सब उसी का खेल होता है। प्रेग्नेंट होती है, प्यूबर्टी आती है, फिर प्रेग्नेंट नहीं होती है, फिर जो है डिलीवरी के बाद जब वो लैक्टेशन होता है तब भी हार्मोन्स, मतलब हर फेज में हार्मोन्स बदलते रहते हैं। फिर ऊपर से अगर उनको गर्भधारण नहीं करना होता तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं जो आप कह रहे थे, वो भी सब हार्मोन्स ही हैं जी, जो बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं। ओके, तो सारा हार्मोन्स का ही खेल है बेसिकली। अच्छा, आफ्टर 30
महिलाओं को मार्केट में मिलने वाले ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो वो एज अ विटामिन और मल्टीविटामिन यूज़ कर सकती है या करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर आपका खान पान और डाइट बहुत बढ़िया है जी, तो आपको किसी भी बाहर की मल्टीविटामिन या कैल्शियम या इन सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है डाइटरी इनटेक, अगर जो खान पान पे अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूर ये सब पिल्स लेने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कैल्शियम विटामिन डी की ज़रूरत है, क्योंकि बोन लॉस होता है, बेसिकली फीमेल्स की बॉडी से बोन लॉस होता है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया ये सब डेवलप होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूस कमर दुखती रहती है, बैक पेन होता है, काफ़ी पाँव दुखते हैं, किसी किसी के तलवे दुखते हैं। तो ये सब इसलिए ही होता है क्योंकि वो खान पान पे बेसिकली ध्यान नहीं देती हैं। जी। अच्छा, फैमिली प्लानिंग के लिए आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अलावा कुछ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मेडिकल में जो महिलाओं के लिए नुकसानदायक ना हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है कॉपर टी है जी। कॉपर टी डाली जाती है जो सरकार की तरफ से भी फ्रीली अवेलेबल है, 10 साल की कॉपर टी है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट है जी फीमेल्स के लिए। लेकिन जनरली जो देखा गया है जो है पेशेंट्स जो हैं जैसे ही उनको डाली जाती है वो सबसे पहले यही कंप्लेन करते हैं, मैडम हमको दर्द हो रहा है, हमको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा है। लेकिन ये है कि कॉपर टी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है या पेट में दर्द होता है तो वो हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं जी। लेकिन उससे अब जैसे अगर बाहर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं उसमें क्या है कि डेली उनको लेना पड़ता है, उनको याद रखना पड़ता है, और फिर साथ में उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, कुछ तो है ही। लेकिन कॉपर टी से ये है कि कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है जी, और उससे एक बार डाला काम खत्म 10 साल का जी। तो वो बेस्ट होता है फीमेल के लिए। मैं कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि हाँ जी, नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि ना इसमें मतलब फीमेल्स को ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं? मतलब ब्लड डोनेट नॉर्मल फीमेल को ज्यादा जरूरत रहती है। जो गर्भवती महिलाएं, आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, नॉर्मल लेडी की भी बात है, जैसे नॉर्मल लेडी भी रहती है, तो मतलब आजकल वर्किंग वुमेन है वो सब डिलीवरी बात नहीं करवाती है, मतलब ज्यादा एज में आफ्टर 30 हो जाता है, 35 प्लस हो जाता है, तो इसमें क्या ब्लड डोनेट के जो कैंप लगते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या कभी मतलब करना चाहिए? मतलब कहने का कि ब्लड डोनेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो ये ब्लड बिल्कुल फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट नहीं है जी तो ब्लड डोनेट कर सकती हैं वो, अनलेस उनका अगर हीमोग्लोबिन अनीमिया रेंज में नहीं है जी। अगर उनका हीमोग्लोबिन ठीक है जी, खून की कोई कमी नहीं है उनमें, तो बिल्कुल वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं। और फिर अगर वो ब्लड डोनेशन वाली जो है कैंप लगता है, जो भी इतने जो होते हैं वहाँ पे वो जाएंगी तो उनका प्रॉपर चेकअप होता है जी, कि उनसे प्रॉपर पूछा जाता है कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ब्लड डोनेट कर सकें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया में बहुत खून की कमी है। अच्छा, शो के लास्ट में अब मैं आपसे चाहती हूँ कि एक मैसेज सभी महिलाओं को, चाहे वो गर्भवती हो या वो अनमैरिड हो, बैचलर हो और अभी न्यूली मैरिड हैं, उन सभी महिलाओं को आपकी तरफ से एक सोशल मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि महिलाओं को किस तरह हेल्दी रहना चाहिए। महिलाओं को अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो फीमेल्स की लाइफ है, आपके पास 2 रोल हैं, आपको घर का भी निभाना है, आपको बाहर का भी निभाना है। तो इस तरह आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है कि आप अपना ख्याल रखें अपना। मुझे लगता है कि अगर आप हेल्दी हैं आप, तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है और बाकी जो एबिलिटी है कि आप दूसरों का ख्याल रख सकें, तो वो अलग ही लेवल पे होता है, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। तो वही स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप शो में आई आज और इतनी सारी बातें आपने की, और बेसिक जो मैं भी चाहती थी कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो है कोविड के इस टाइम में कैसे सजग रहें, वो आपने बहुत बखूबी बताया मैम, और मुझे लगता है सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ डॉक्टर स्वाति अग्रवाल थी। आप नेशनल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जिन विषयों पर हम बातें करते आए हैं, करीब 3-4 सप्ताह से हम बातें करें कोविड को लेकर, लेकिन गर्भवती महिलाओं को कोविड से कैसे बचाव रखना है, कैसे उपचार किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में स्वाति मैम ने बहुत डिटेल में आपको बताया। और मुझे लगता है अब जो महिलाएं गर्भ धारण कर चुकी हैं उन्हें कैसे इस समस्या से निजात मिल सकती है, वो कैसे कोरोना से बच सकती है, उन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। तो अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त। नमस्कार।